नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। यूक्रेन पर शनिवार को रूसी मिसाइल हमले में एक भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी कुसुम के गोदाम में आग लग गई। भारत में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने आरोप लगाया कि रूस में जानबूझकर राजधानी कीव में भारतीय गोदाम को निशाना बनाया है। यूक्रेनी दूतावास ने कहा, आज रूस ने यूक्रेन में भारतीय कंपनी कुसुम के गोदाम पर मिसाइल से हमला किया। भारत के साथ खास दोस्ती का दावा करने वाला रूस जानबूझकर भारतीय कंपनियों पर हमला कर रहा है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत मार्टिन हैरिस ने भी दावा किया कि रूसी हमलों ने राजधानी कीव में एक प्रमुख फार्मा कंपनी के गोदाम को तबाह कर दिया। हालांकि मार्टिन ने कहा कि यह हमला रूसी ड्रोन के जरिए किया गया, न कि मिसाइल से। तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी रविवार को तीसरे दिन पूछताछ करेगी। 2008 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं। एनआईए पता लगाएगी कि क्या तहव्वुर नवंबर 2008 के हमलों के दौरान फोन पर निर्देश दे रहा था। वॉइस सैंपल लेने के लिए तहव्वुर की सहमति जरूरी होगी। मना करने पर एनआईए कोर्ट जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को एनआईए की पूछताछ में एक कर्मचारी बी का नाम आया है। इसने राणा के कहने पर हैडली के लिए ऑपरेशन और लॉजिस्टिक में मदद की थी। अब एनआईए राणा और कर्मचारी बी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। एजेंसी के मुताबिक कर्मचारी बी को आतंक की साजिश की जानकारी नहीं थी। वह सिर्फ राणा के निर्देश पर हैडली के लिए रिसेप्शन, ट्रांसपोर्ट, ठहरने की जगह और ऑफिस की व्यवस्था करता था। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अनामलाई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे के बाद राज्य में एनडीए और मजबूत और एक्टिव हुआ है। हमारा लक्ष्य डीएमके को सत्ता से हटाकर एनडीए को सत्ता में लाना है। उन्होंने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को बधाई देते हुए लिखा कि नयनार का राजनीतिक अनुभव और उनकी प्रतिबद्धता पार्टी को तमिलनाडु में मजबूत बनाएगी। इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी डीएमके सरकार को जनविरोधी बताते हुए कहा कि डीएमके सरकार का आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। एनडीए 2026 में जीत हासिल करेगा। उन्होंने पूर्व डीएमके मंत्री के पीन मुडी के महिला विरोधी बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि माफी काफी नहीं है, उन्हें सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पूर्णिया जिले के कस्बा में बड़ी घोषणा की है। हम पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ सीट शेयरिंग से पहले ही 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। मांझी ने एनडीए गठबंधन के अंदर हम के लिए 20 सीटों पर दावा किया और पार्टी के पहले आधिकारिक उम्मीदवार राजेंद्र यादव को पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने हाल ही में मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता पर आरोप लगाया कि उनके पति सरकार चला रहे हैं। आतिशी ने एक्स पर कुछ फोटो शेयर कर कहा कि इन फोटो को ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति एमसीडी, डीजेपी, बीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पति मनीष गुप्ता हैं। आतिशी ने दिल्ली में हो रहे पावर कट और बढ़ती स्कूल फीस को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्या रेखा गुप्ता को काम संभालना नहीं आता? इसी वजह से दिल्ली में रोज लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। वहीं इसके जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। सचदेवा ने कहा कि किसी भी पति का अपनी पत्नी को समर्थन करना सामान्य बात है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में मुठभेड़ में सेना के जेसीओ शहीद हो गए हैं। साथ ही किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकी मार गिराए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। इनपुट मिलने पर सेना ने कैरी पटल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान बौखलाए आतंकवादियों ने सेना पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। वाहनों को आग लगाई और दुकानों, घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं 138 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं और 300 के करीब बीएसएफ जवान हैं। कुल 21 कंपनियों की तैनात की गई हैं। हिंसाग्रस्त वाले इलाकों में इंटरनेट बैन किया गया है।
साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। राज्य में वक्फ कानून के विरोध में 10 अप्रैल से हिंसा जारी है। हिंसा में मरने वालों में धुलियान के रहने वाले पिता पुत्र भी हैं। हिंसक भीड़ ने पीट कर हरगोविंद दास और चंदन दास को मार डाला। दोनों हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सहित 17 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी की चेतावनी है। असर दिल्ली तक देखने को मिल सकता है। राजस्थान में शनिवार को बिजली आंधी से 2 लोगों की मौत हो गई है। बिजली की चपेट में आने से खेत में काम कर रही एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग झुलस गए। वहीं सिरोही में शुक्रवार देर रात तेज आंधी के चलते पेड़ गिरने से एक महिला की जान चली गई। वहीं यूपी में अगले 24 घंटे तक 47 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। बिहार में आज पटना समेत 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। एमपी के 24 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की सक्रियता घटने के बाद तेज गर्मी का असर शुरू होगा। 15 अप्रैल के बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हीट वेव चलने का अनुमान है। इसी दौरान तापमान 40 डिग्री पार पहुंच सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।